A very, very good evening to all my SV atoms. How are you all? I hope all of you can hear me very clearly. और बहुत ही बढ़िया चल रही है सबकी लाइफ, है ना? चलो, so guys, welcome once again to today's session, जहां हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2. कल जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आई होप मैं बहुत अच्छे से तुम्हें समझा पाई थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो अपने आप में कितनी ज्यादा वेटेज रखता है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? सो एंड मैं ये भी एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे एसवी एटम्स पढ़ाई कर कर जरूर आए हैं, बिकॉज अगर तुम लोग अपने आप को एसवी एटम कहते हो तो यू रियली हैव टू बी रेगुलर विद योर स्टडी. अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई साहब कुछ समझ नहीं आएगा. 2-3 लेक्चर्स तक तो लाइफ एकदम चिल चल रही होती है, बट तीसरे चौथे लेक्चर के बाद यू आर लाइक कि हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना. सो मेक श्योर रेगुलरली पढ़ाई करते रहना. चलो, सो फॉर्मली मैं एक बार इस लेक्चर में तुम सबको वापस से इनवाइट कर लेती हूँ. वेलकम बैक टू द लेक्चर. जो बच्चे मुझे जानते हैं बहुत ही बढ़िया. अब तक आई थिंक बहुत सारे एसवी एटम्स मुझे जान पहचान चुके हैं. कोई भी अगर नया एसवी एटम इस वीडियो को देख रहा है या बाद में देखेगा जब ये वीडियो रिकॉर्डेड हो चुकी होगी, तब के लिए मैं बता देती हूँ. माय नेम इज साक्षी वोरा एंड आई एम अ पास आउट ऑफ आईआईटी रुड़की. ठीक है, 10th और 12th में मैं सीबीएसई स्टेट टॉपर भी रही हूँ एंड आई वाज आल्सो अवॉर्डेड विद केवीपीवाई फेलोशिप. मतलब मैं अभी अपनी इंट्रोडक्शन का सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट तुम्हें बताई हूँ, बट मुझे ये लगता है कि शायद तुम लोग इस चीज से कोरिलेट कर सकते हो. आई टोटली अग्री कि तुम लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कई बच्चे नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, है ना. और तुम लोगों को साथ साथ 12th के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी लाने हैं. सो गाइज, अगर तुम एक एसवी एटम हो तो भाई साहब मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ इस चैनल पर जैसे मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी ना, उससे तुम्हारा जेई भी क्लियर होगा और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स में तुम धांसू नंबर लेकर आओगे. दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, मेरे पढ़ने का तरीका भी ऐसा ही था और अब मेरे पढ़ाने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है कि दोनों चीजें अच्छे से मैनेज हो सके. ठीक है, टीचिंग करियर की बात करूं तो लास्ट 7 ईयर से आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडिया में एज वेल एज गल्फ में भी मैंने मेंटर किया है. ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज गाइस, देखो मेरा इस महीने नेक्स्ट मंथ मतलब अब हर महीने there will be a plus course that I will be launching which will be there on Unacademy's learning app. So those students who have still not taken Unacademy का plus subscription, मैं तुम्हें सच में एडवाइस करना चाहती हूँ. दिस इज वर्थ इट. मतलब तुम इसका प्राइस देखो और तुम उसका आउटपुट देखो, यू विल रियली बी लाइक कि मैम मतलब जितना प्राइस हम भरोगे ना सब्सक्रिप्शन खरीदने में, उससे कई 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 गुना ज्यादा तुम्हारा आउटपुट आएगा. इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ. मेरे एसवी एटम्स के साथ कोई मतलब कहते हैं ना कुछ बुरा नहीं होगा अगर तुम सब्सक्रिप्शन लोगे. डेफिनेटली जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि सब्सक्रिप्शन लो तो इट इज यूजफुल, तभी मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. ठीक है, अब ये टोटली अप टू यू है कि भाई तुम 6 महीने का लेना चाहते हो. ठीक है, मैं ये एडवाइस करूंगी जो बच्चे 10 to 11 मूविंग है वो सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले. जो बच्चे 11 to 12 मूविंग है वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. ठीक है, या फिर कोई बच्चा 1.5 साल का लेना चाहे, 6 महीने का लेना चाहे, टोटली अप टू यू है. बट लंबे ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन लोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. तुम खुद ही देख सकते हो 1 साल का पर मंथ का प्राइस है 2888, जबकि 2 साल का पर मंथ का प्राइस है 2100. मतलब बहुत अच्छा भला डिफरेंस आ जाता है. जब तुमने 1+1 ईयर का लेना है, इससे अच्छा 2 साल का साथ ले लो, काफी सस्ता पड़ता है. ऊपर से आई एम टेलिंग यू कैन यूज द कोड साक्षी लाइव. मेरे एसवी एटम्स ये कोड आराम से यूज कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑल्सो. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की है. आइकॉनिक में क्या होता है, तुम्हें प्लस के सारे फीचर्स मिलेंगे, साथ साथ यू विल बी गेटिंग वन मेंटर जो थ्रू आउट योर स्टडीज तुम्हें प्रॉपर्ली गाइड करेंगे. तो अगर पर्सनल अटेंशन, पर्सनल गाइडेंस चाहिए फ्रॉम द टीचर, यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसके प्राइसेस अलग हैं डेफिनेटली, जब चीज अलग है तो प्राइस भी अलग होगा, है ना. कोड भाई साहब हमारा हर जगह वैलिड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर कोई भी एसवी एटम साक्षी लाइव कोड यूज करता है तो आराम से 10% डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा. ठीक है, किसी को कोई डाउट्स हो, श्रद्धा भावना से आस्क अ डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो. अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड.
विद द डेनियल सेल। आज की क्लास का टॉपिक वैसे तो ये है कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है एंड डेफिनेटली मैं तुम्हें उसके बारे में पढ़ाऊंगी भी सही, बट क्योंकि कल वाले सेशन में मैंने एक होमवर्क दिया था और एज अ टीचर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये पूछने का कि तुम होमवर्क करके आए हो या नहीं आए हो। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो भाई साहब मैं तुम्हारे कितने मजे लेती ना तुम्हें पता नहीं है। जो बच्चे होमवर्क नहीं करके आते ना उनके मजे लेना मुझे बड़ा मजा आता है। तो चुपचाप से बता दो होमवर्क करके आए हो या नहीं आए हो। करके आए हो तो बहुत बढ़िया बात, करके नहीं आए हो ना तो यहीं से मैं मतलब फ्लाइंग थप्पड़ भेजूंगी तुम्हें, मतलब धड़क धड़क धड़क। चुपचाप से होमवर्क करके आया करो, नहीं तो बहुत सुनोगे अगली क्लास में, ठीक है। देखो हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे डेनियल सेल क्या होता है। याद है मैंने बताया था डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। डेनियल सेल एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का, है ना। अब डेनियल सेल में हमने क्या लिया था, जिंक लिया था सॉलिड स्टेट में, उसको हमने, अच्छा ये तो अभी तुम्हें सिखाया ही नहीं था मैंने। एक काम करती हूँ खाली स्लाइड ले लेती हूँ, यहां समझा देती हूँ। याद है ना ये कल हमने किया था, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, एक्वा स्टेट में था और इसके अंदर मैंने जिंक की इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया था। याद आ रहा है कुछ धीरे धीरे। फिर मैंने राइट हैंड साइड वाले डब्बे में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसको कॉपर की इलेक्ट्रोड उसके अंदर डाल दी थी, सॉलिड थी ये। फिर मैंने इन दोनों को वायर से अटैच कर दिया, बल्ब वगैरह लगा दिया था और यहाँ पर हमने इन्वर्टेड सी ट्यूब लगाई थी जिसको बोला था सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी पहले आज कथा हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर जाएंगे, ठीक है। देखो अब व्हाट आर द रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस, ये मैंने तुम्हें कहा था लिख के देखना कि रिएक्शन क्या क्या हो रही है। तो देखना जरा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड कंपार्टमेंट है यहाँ पर मैंने तुम्हें कहा था इसको हम एनोड बोल सकते हैं, कल पूरी की पूरी चीज समझाई थी। यहाँ पर मैंने कहा था दिस कैन बी नोन एज कैथोड। अब तुम्हें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो देखना हमने ये लिखा था ना, एक जिंक का एटम टूट करके Zn2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो हाफ सेल रिएक्शन, भाई जो एक डब्बे की रिएक्शन होती है उसको कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। दूसरे डब्बे की रिएक्शन को भी मैं हाफ सेल रिएक्शन कहूंगी। फिर जब मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया तो कंप्लीट सेल रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। एनोड की हाफ सेल रिएक्शन क्या बनेगी, जिंक। यार कई टीचर्स कहते हैं कि तुम ये जो स्टेट्स होती हैं, है ना, जो फिजिकल स्टेट्स होती है वो मत लिखा करो। मैं ये पर्सनली एडवाइस करती हूँ, धीरे धीरे चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर शुरू से ही तुम्हें स्टेट्स लिखने की हैबिट होगी तो आगे जाके टफ टफ क्वेश्चंस करने इजी हो जाएंगे, मतलब लल पलल क्वेश्चन हो जाएंगे। जिन बच्चों को अभी से स्टेट्स लिखने की आदत नहीं है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 स्टेट्स बाय द वे, स्टेट्स मतलब फिजिकल स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर अभी से हैबिट नहीं है तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मैं पहले से ही चेतावनी दे चुकी हूँ। जिंक सॉलिड स्टेट में था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+, जो कि किस स्टेट में है, एक्वा स्टेट में। ये होती है एनोडिक हाफ रिएक्शन, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, कल ही हमने कितनी देर ये बात रटी थी कि कॉपर 2+ एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, यहां से दो इलेक्ट्रॉन ये इसको कैप्चर करेगा, सो कॉपर 2+ एक्वस, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड। सो 2 हाफ रिएक्शन, 2 हाफ सेल रिएक्शन सबको क्लियर हो गई है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैंने अब पिछली स्लाइड पे हैंड रिटन नोट्स में ही लिख रखा है, देख लो। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, जिंक सॉलिड विल बी कन्वर्टेड टू Zn2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जय हो, समझ आ गया। कैथोड पे रिडक्शन होगी, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा कॉपर सॉलिड। जय हो, ये भी समझ आ गया। अब मैं कह रही हूँ कंबाइंड सेल रिएक्शन लिख दो। कोई छोटा मोटा छुटपुटा सा बच्चा भी आ जाएगा ना, ऐसे दूर से एक गली में एक बच्चा खड़ा, उसको मैं बुलाऊं इधर आओ, वो भी सेल रिएक्शन लिख देगा कंबाइंड। क्या करना है, लेफ्ट वालों को ऐड कर दो, राइट वालों को ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकती हूँ जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस बनाएगा क्या, Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। जय हो। आई होप कंबाइंड सेल रिएक्शन लिखनी भी सबको आ गई है, हाफ सेल रिएक्शन भी लिखनी सबको आ गई है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने कल नहीं कराया था, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं तुम्हें जिस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगी, ठीक है, वो एक अलग तरीका है, बाकी कॉन्सेप्ट एक्चुअली इट रिमेन्स द सेम। पता है लॉजिक क्या है सेल रिएक्शन के बारे में बात करने का, लेट मी टेल यू। एक मिनट चेक कर दो सब सही है ना। हाँ, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड राइटिंग द सेल रिप्रेजेंटेशन।
यार मैं कितनी बार डब्बे बनाऊं, तुम सोच रहे हो मतलब मेरी लाइफ तो इसी में बीत जाएगी कि मैं डब्बे बना बना के तुम्हें समझाऊं। तो मतलब तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बढ़िया टीचर हूं कि मैं डब्बे बनाऊंगी? नो यार, नो आई एम नॉट, है ना। मैं इतनी हार्ड वर्किंग नहीं हूं कि बारी बारी डब्बे बनाने बैठूं। चलो मैं तो बीइंग अ टीचर बना भी दूं, है ना, बट तुम बीइंग अ स्टूडेंट कभी भी डब्बे नहीं बनाओगे। यू विल बी लाइक कौन डब्बे बनाता है मैम, है ना। मतलब इतने बड़े सेल को बारी बारी ड्रॉ करना अपने आप में एक कम्बर्सम टास्क है ना। तो हमें उसको सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना है कि भाई सिंपल तरीके से उसको लिख दो। सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका तुम्हें बताना है। अब एक काम करती हूँ मैं यहाँ पर ना वापिस से, यार यही तो मतलब वही गंदी गंदी हरकतें हैं कि मैं दोबारा दोबारा एक ही चीज लिख रही हूँ। ZnSO4 एक्वस, अब तक तो तुम्हें रट गया होगा ना मैंने कितनी बार लिख दिया है। यहाँ बल्ब लगा देना यार, ठीक है। ये क्या है? कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ये जिंक की इलेक्ट्रोड थी, इसको डिप किया किसमें? कॉपर सल्फेट एक्वस में। इन दोनों को आपस में कनेक्ट किससे कर दिया? सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। अब मैं सेल को तुम्हें रिप्रेजेंट करना सिखाती हूँ, बड़े ध्यान से देखना। देखो क्या होगा, तुम ना सबसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। याद रखो जो नॉर्मल हमारा कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये कहता है कि जो एनोडिक कंपार्टमेंट है वो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है जहां पर रिडक्शन हो रही है वो सबसे राइट साइड पर आना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल कन्वेंशन, ठीक है, कि एनोड लेफ्ट में लिखेंगे, मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वो लेफ्ट में, जहां रिडक्शन हो रही है वो राइट में लिखेंगे, ठीक है। तो तुम पता क्या बन जाओ? एक कीड़ी बन जाना। कीड़ी होती है ना, निक्की सी कीड़ी नहीं होती है, कीड़ी, एंट बोलते हैं जिसको। बचपन में ना हमें सिखाया जाता था कीड़ी को बोलते हैं आंट, और वो जो बाजू वाली आंटी होती है उसको भी कहते हैं आंट। तो कंफ्यूजन हो जाती थी। बड़े होकर मुझे पता चला कि अच्छा बाजू वाली आंटी को तो आंट बोलते हैं बट कीड़ी को एंट बोलते हैं। तो थोड़ा फॉरेन लैंग्वेज में मैं सिखाती हूँ, कीड़ी मतलब एंट, ठीक है, छोटी सी कीड़ी। तुम कीड़ी बन जाना, ठीक है, छोटी सी कीड़ी बन जाना, और इस वायर से शुरू करो। मतलब मान लो तुम ये कीड़ी हो, ये कीड़ी को मैं ऐसे बना देती हूँ, सुंदर लग रही है ना कीड़ी, ये चलेगी, कीड़ी को चलना है। तो जैसे जैसे कीड़ी चल रही थी सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आई? जिंक सॉलिड के कांटेक्ट में आई। दिख रहा है? ये जिंक सॉलिड के कांटेक्ट में कौन आ गई? कीड़ी। मतलब कीड़ी को सबसे पहले किसने टच किया? जिंक सॉलिड ने। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो जिंक सॉलिड। सॉलिड लिखना जरूरी है, इसका रीजन मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगी, पहले लिख देना। अब मान लो कीड़ी चलते चलते, कीड़ी चल रही है, कीड़ी चल रही है, ठीक है, कीड़ी चल रही है, चलते चलते कीड़ी किसके टच में आई? ZnSO4 के टच में आई ना, ZnSO4 के टच में। अब तुम्हारी श्रद्धा भावना है, या तो तुम सिंपल Zn2+ लिख दो, बिकॉज मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया था पिछले लेक्चर में कि जब इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं, है ना, जब हाफ सेल बनाते हैं, तो मेरा बस काम यही होता है कि जिंक का मेटल ले लो, इलेक्ट्रोड ले लो और उसको Zn2+ के सॉल्यूशन में रख दो। तो ये सल्फेट लिखने की जरूरत है नहीं, बट कई बुक्स में तुम्हें Zn2+ भी लिखा हुआ मिलेगा, कई बुक्स में ZnSO4 भी लिखा हुआ मिलेगा। दोनों ही अपने आप में करेक्ट है। ये बात समझ आ गई? आगे देखो, ये है एक्वस और ये है सॉलिड, दोनों अलग अलग फेस है ना, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ये अलग अलग फेस हो गए। तो जैसे ही फेस सेपरेशन हो रहा है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना, ये टेढ़ी नहीं, मतलब सीधी वर्टिकल पतली सी लाइन ड्रॉ कर देना। आ गया? अब ये कीड़ी यहाँ पे थी, कीड़ी टच करी, कीड़ी आगे चलती गई, कीड़ी को क्या दिखा? सॉल्ट ब्रिज। अब पता है सॉल्ट ब्रिज इतना लंबा बनाने की बजाय हम दो ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। इन दो वर्टिकल लाइंस का मतलब है सेपरेशन, इन दो वर्टिकल का लाइन का मतलब है सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज की कॉम्पोजिशन कई जगह लिखी होती है, भाई साहब वो हमारे जेई एडवांस में भी नहीं है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। सो कीड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है। मान लो कीड़ी जब चल रही है, अब वो किसके टच में आएगी? पहले वो कॉपर सल्फेट के टच में आएगी ना, तो अब यहां लिखना Cu2+, क्या है? एक्वस। कीड़ी कॉपर के टच में नहीं आई, पहले कॉपर सल्फेट के टच में आई, तो लिख दो Cu2+ एक्वस, या CuSO4 एक्वस भी लिख सकते हो। कीड़ी चलते जा रही है और अब कीड़ी किसके टच में आई? कॉपर के। तो यहाँ पर लाइन, ये एक्वस है ये सॉलिड है, तो लाइन डाल के लिख देना कॉपर सॉलिड। तो जब भी फेस चेंज होगा तो याद रखना लाइन डालनी जरूरी है। इसको बोलते हैं हम सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल जो तुम्हें मैंने समझाया है, ठीक है। और इसकी और खूब सारी प्रैक्टिस में अभी आगे आने वाली क्लासेस में खूब सारी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो ये मत करना कि मैम हम बैठ के ना 10-15 सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, आवश्यकता न थी, ठीक है। मैं आराम से अपने आप जब जब रिक्वायरमेंट होगी अपने आप सिखा दूंगी, ये काफी सिंपल चीज है। समझ आ गया?
तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन भी हमारी पिछली क्लास से छूटा हुआ था. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक का नाम है सॉल्ट ब्रिज. कल मैंने सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी माड़ी मोटी इंट्रोडक्शन दी थी. जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई या स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जितना कल बताया था दैट इज एनफ. बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जेई मेन की, नीट की या फिर जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है, यू नीड टू नो ऑल द डिटेल्स. मैं अभी तुम्हें दिखा देती हूँ, तुम मानो या ना मानो. असाते तेनू रब मनया. तुम्हें पंजाबी गाने आते हैं? बहुत सही होते हैं, सुना करो कभी. ये जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी. इतना लल पलल, इतना मतलब फूकमार बम टाइप क्वेश्चन था. पता नहीं जेई वाला कैसे दे सकता है ये क्वेश्चन. बट जेई एडवांस तक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं टॉपिक तो तुम्हें समझा देती हूँ. ठीक है. सॉल्ट ब्रिज, टॉपिक का नाम है सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज, तो इसको सॉल्ट ब्रिज क्यों कहते हैं तुम्हें समझ आ गया. एक तो इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज, है ना. और इस ब्रिज के अंदर हम एक सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, ये याद है ना, इसीलिए इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं. तो यहाँ देख लो मैंने लिखा है इट इज यू शेप्ड इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब. कुछ नहीं है, एक पतली सी ना ग्लास की, बड़ी फाइन से ग्लास की ट्यूब आती है, उसको ऐसे दो तरीके से मोड़ रखा होता है तो वो यू शेप की होती है. इट इज यू शेप्ड इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब. ठीक है. होती तो सीधी है बट हमें लगानी उल्टी तरीके से होती है तो हम इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब बोल देते हैं. कंटेनिंग, काफी इंपॉर्टेंट, सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सेमी सॉलिड पेस्ट होना चाहिए. अब ना मतलब कई बार बेसिक स्कूल में मतलब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहते हैं कि सेमी सॉलिड क्यों लेना है, मतलब प्योर सॉलिड क्यों नहीं ले सकते हो. व्हाई कांट यू टेक प्योर सॉलिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. एक बात बताओ, अगर प्योर सॉलिड होगा, मान लो तुमने नमक भर दिया NaCl पूरी ट्यूब में, अब ये तो सॉलिड है, वो इतना टाइटली पैक्ड है, तो आयंस आके इंटरचेंज कैसे होंगे. याद है ना कल वाली कहानी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कैटायंस और एनायंस को अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है. अगर प्योर सॉलिड ले लोगे तो वो मूव कैसे करेंगे, वो मूव नहीं कर सकते. अगर मान लो मैंने बिल्कुल ही डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया, बिल्कुल डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वो जैसे मेरे को बड़ा गंदा मतलब एक वो याद आ रहा है. ठीक है, कि मतलब जैसे कई बार कोल्ड हो जाता है तो यहाँ बहती हवा सा था, वो नहीं हो जाता, नोजी ऐसे बाहर आता रहता. इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया तो भाई साहब ये जो तुमने इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब लगाई थी, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये यहाँ से निकलता जाएगा सारा सॉल्यूशन, यहाँ से भी सारा ही निकल जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं, सेल चलेगा कैसे. बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन भी नहीं ले सकते. इसीलिए हम सेमी सॉलिड पेस्ट लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का. अब उसको सेमी सॉलिड पेस्ट कैसे बनाते हैं, एक अगर आता है, ठीक है, वो जेली लाइक होता है, मतलब वो पाउडर होता है, उसके अंदर KCl मिलाओ, पानी मिलाओ, मिक्स करो तो वो जेली बन जाता है, मतलब शहद की कंसिस्टेंस वाला बन जाता है. ठीक है, सेमी सॉलिड हमने ले लिया. कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं जेई में पूछा जाता है, याद रखना. पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड अदर्स आर ऑल्सो यूज्ड. बट अब ये नहीं कि कुछ भी यूज कर लो, नॉट एवरीथिंग कैन बी यूज, नॉट एवरी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज. इसके बारे में अभी विस्तार में चर्चा करेंगे. सेकेंड पॉइंट, सॉल्ट ब्रिज के यूजेस क्या हैं ये पता है. मतलब मेरे जमाने में, मुझे आज भी याद है, जब मैं 12th में थी ना, ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम्स में आया था. इट वॉज आस्क्ड इन माई बोर्ड एग्जाम्स, व्हाट आर द 2 यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. कितने सालों से, सदियों से यही क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछते आ रहे हैं कि भाई सॉल्ट ब्रिज एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यूज होता है, एंड दूसरा सॉल्ट ब्रिज का यूज होता है कि इट कैन कंप्लीट द सर्किट. इस बारे में हम ज्यादा डिटेल में ना ही डिस्कस करें, बच्चों वाली चीज है. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस स्लाइड इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स जो जेई के लिए चाहे मेन या एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. दिस यू नीड टू डू. पता है हर पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl हो गया, जैसे Na2SO4 हो गया, जैसे NaBr हो गया, हर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तुम सॉल्ट ब्रिज में नहीं यूज कर सकते. अब तुम कहोगे मैम अगर हर एक को नहीं यूज कर सकते तो किसको यूज कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा इसको यूज करना है. तो भी मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो. ठीक है, एक ये ऐसे सा था ना, देखना यहाँ पर KCl मैंने भरा, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, Cl माइनस K प्लस, Cl माइनस K प्लस एंड सो ऑन. यहाँ पर हमने क्या लगाया था, ZnSO4 का सॉल्यूशन. यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, जिंक की इलेक्ट्रॉन.
याद है? तो यहां से जिंक निकल के यहाँ पर Zn2+ की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कुछ याद आ रहा है? जिंक निकल के Zn2+ की फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना? तो मैंने बोला था यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इस वाले कंटेनर में क्या होता है? कॉपर सल्फेट एक्वस होता है, और जो कॉपर की इलेक्ट्रॉन, वो जो कॉपर 2+ था वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पर सल्फेट आयंस एक्सेस में हो जाते हैं, ये कुछ याद है? अब ध्यान से देखो, Zn2+ को स्टेबलाइज करने के लिए यहां से Cl- बाहर आएंगे, समझो। Zn2+ एक्स्ट्रा हो गया था ना, उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत है, Cl- बाहर की साइड आएंगे। आ रहे हैं? एक्चुअली बाहर की साइड सॉल्यूशन के अंदर नहीं आते, इंटरफेस पे रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है? Cl- बाहर की साइड आएंगे, और यहाँ पर SO4 2- को स्टेबलाइज करने के लिए पोटेशियम को बाहर आना पड़ेगा। जैसे जैसे Zn2+ बढ़ेंगे वैसे वैसे सल्फेट बढ़ेगा, तो जैसे जैसे इसको न्यूट्रलाइज करोगे ऐसे ऐसे इसको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। वो तभी पॉसिबल है ना, जिस स्पीड से K+ लेफ्ट से राइट में जाएगा लगभग उसी स्पीड से Cl- राइट से लेफ्ट में आना चाहिए। बात समझ आ गई? मतलब क्योंकि दोनों रिएक्शन लगभग लगभग एक साथ हो रही हैं, तो दोनों को न्यूट्रलाइज भी तो लगभग लगभग एक साथ करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सॉल्ट ब्रिज इज the speed of both the ions should be nearly same। अब exactly same वाले को ढूंढने जाओगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो इतना कह सकते हो जो velocity है दोनों ions की, मतलब I take my words back, जो speed है दोनों ions की that has to be nearly the same, ठीक है? डिफरेंट डायरेक्शन में होनी चाहिए बट लगभग उनका मैग्नीट्यूड शुड बी लगभग लगभग सेम। ये बात समझ आ गई? द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये डिसाइड करेगा कि क्या हम किसी सब्सटेंस को लेटर से सॉल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं या नहीं, ये जो आयंस बाहर आ रहे हैं ना, ये जो Cl- या जो ये K+ आयंस बाहर आ रहे हैं, ये इनर्ट होने चाहिए। वैसे इनर्ट नहीं होने चाहिए, बट जो सब्सटेंसेस सॉल्यूशन के अंदर है उनके साथ इनर्ट होने चाहिए। मतलब जैसे Zn2+ अंदर था, Cl- आ रहा है, तो Cl- और Zn2+ का कोई सॉलिड कॉम्प्लेक्स, कोई सॉलिड प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। आधे बच्चे सोचेंगे हम ZnCl2 बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, बट अगेन वो एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाएगा Zn2+ और Cl- की फॉर्म में। कहने का मतलब ये जो आयंस बाहर आ रहे हैं, द आयंस व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ द सॉल्ट ब्रिज शुड नॉट बी केमिकली इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ द रिएक्शन विद द सब्सटेंसेस जो हाफ सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है? मतलब वो केमिकली इनर्ट बिहेवियर शो करने चाहिए। सो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे, कौन कौन से हम सॉल्ट्स को सॉल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं और किनको नहीं कर सकते, उसकी पूरी की पूरी डिटेल थी। यहां तक समझ आ गया? सो ये हमारा एक मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जहां हमने गैल्वेनिक सेल की इंट्रोडक्शन करी। पूरा का मतलब पूरा हमने गैल्वेनिक सेल कंप्लीट कर लिया। डेनियल सेल के हिसाब से हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब सॉल्ट ब्रिज भी समझ आ गया, तो अब मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ जो जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया था। एक बार ये कर दोगे, उसके बाद वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। फर्स्ट लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सोच समझ के बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तब तक मैं एक बार देख लेती हूँ माइक वगैरह सब सही चल रहा है। यस, लग तो रहा है सब सही है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो तुम चैट्स में लिख सकते हो। What do you think should be the answer for this question? JEE Advanced 2014 में such a lull pallal question. By the way, it's multi-correct question. सोच समझ के करना. In a galvanic cell में the salt bridge does not participate chemically in the reaction. सही बात नहीं है? Salt bridge chemically उस reaction में participate नहीं करना चाहिए. Yes, ये बात तो मेरे को एकदम बढ़िया लग रही है. The salt bridge stops the diffusion of ions from one electrode to the another. क्या है मतलब कुछ भी, कौन से आयंस की डिफ्यूजन रुक जाती है सॉल्ट ब्रिज से? ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो ये पॉइंट जरा भी वैलिड नहीं है दैट इट स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन। एक मिनट, इसके बारे में अभी 2 मिनट बाद डिस्कस करती हूँ। इट एंश्योर्स द मिक्सिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कुछ भी, हमने कब 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया? तो ये भी नहीं है। अब मैं तुम्हें 2014 की कहानी बताती हूँ, सुनो मेरी कहानी बड़े आराम से सुनना। 2014 जेईई एडवांस में जब ये क्वेश्चन पूछा गया
तो जब फर्स्ट आंसर की रिलीज हुई, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इन्होंने पता नहीं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों दिए थे फर्स्ट टाइम जब आंसर की आई। उसके बाद जब आंसर की में करेक्शंस आती हैं तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं ए ही आंसर है, सी भी आंसर नहीं है, ठीक है। अब मैं इसकी कहानी पूरी की पूरी लॉजिकल कहानी तुम्हें बता देती हूँ। इज सॉल्ट ब्रिज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन? इसको दो पहलू हैं, इस स्टेटमेंट के दो पहलू हैं। अब जेई वाले कभी एक पहलू देख लेते हैं, कभी दूसरा पहलू देख लेते हैं। मैं तुम्हें समझा देती हूँ कौन से दो पहलू हैं, तुम खुद डिसाइड करना व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। याद है जब हमने कल सॉल्ट ब्रिज वाली जो पूरा डेनियल सेल पढ़ा था, तो मैंने कहा था एक जिंक का एटम बड़े आसानी से Zn2++2 इलेक्ट्रॉन्स बना सकता है ना, क्योंकि वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। सिमिलरली एक कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बड़े आराम से कॉपर बना सकता है। फर्स्ट जब इनको प्यार होता है आराम से हो जाएगा। याद है कल वाली कहानी? तो मतलब सॉल्ट ब्रिज नेसेसरी नहीं है सेल रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए, क्योंकि अगर मैं सॉल्ट ब्रिज ना भी लगाऊं तब भी एटलीस्ट फॉर एन इंस्टेंट बहुत ही निक्के से नैनो फेम्टो और कोई भी बहुत ही छोटे से इंस्टेंट के लिए सेल रिएक्शन हो तो जाएगी। बट अगर मुझे उस सेल रिएक्शन को कंटिन्यू कराना है, भाई वो सेल रिएक्शन चलती रहे, है ना, उसके लिए सॉल्ट ब्रिज नेसेसरी है। तो दोनों पहलू समझ आ गए। अगर मैं बोलती हूँ कि सॉल्ट ब्रिज बिल्कुल ही रिक्वायर्ड है तभी रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो भी मे बी फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम बट रिएक्शन तो हो जाएगी। तो उस हिसाब से वो कहेंगे सी गलत है। बट अगर सेल या फेम्टो सेकंड में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो हम उसको क्या ही मानते हैं, हम मानते हैं कि वो नहीं हो रही है ना। अगर मैं सोचूं कि नहीं सेल रिएक्शन को कंटिन्यू कराने के लिए सॉल्ट ब्रिज नेसेसरी है, तो सी विल ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2014 में भी कॉन्ट्रोवर्शियल था, आज तक भी कॉन्ट्रोवर्सीज के अराउंड घूमता रहता है। तो मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन के दोनों पहलू समझा दिए हैं। कल को अगर क्वेश्चन जेई में आता है तो ये सारी चीजों को कंसीडर किया करो अपने माइंड में, ठीक है। So I have told you both the पहलू of this particular question and I hope the question is clear to everyone, ठीक है। हश, एक टॉपिक तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। Now let us get started with the second topic। और बताना वैसे क्या हाल चाल चल रहे हैं, टॉपिक में चलते हैं। एक सेकंड पानी पी लो। वैसे और बताओ तुम क्या हाल चाल चल रहा है, कुछ लाइफ में नया ताज़ा, मतलब बंदी बंदी पटी है नहीं पटी है, मतलब चल क्या रहा है लाइफ में, बताओ तो सही थोड़ा। मतलब यही कि मतलब मैं बस पढ़ाऊं तुम्हें, मैं खाली पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाती हूँ, तो थोड़ी बातें बातें कर लेनी चाहिए, है ना। बताओ तो सही क्या नया चल रहा है। अब ये मत कह देना मैम कोरोना चल रहा है, उसके तो खत्म होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है ना। बताओ जरा क्या नया चल रहा है। ओके, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, ये बढ़िया हो गया। नए पेन से लिखूंगी, अब मोटा पेन है, देखो मोटा टॉपिक मोटे पेन से करने में ज्यादा मजा आएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी वो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस बच्चे को आज टॉपिक समझ नहीं आया प्लीज 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 इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को बारी बारी चला के देख लेना। अगर आज की क्लास ये वाला पार्ट समझ नहीं आया तो आगे की कोई भी क्लास समझ नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे समझाऊं ताकि तुम्हें अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तुम्हें पता ही है साक्षी मैम के एग्जाम्पल्स काफी फेमस होते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लो ये बंदा है, ठीक है, मान लो ये बंदा है, इस बंदे को इस बंदी से क्या हो गया, प्यार, लव एट फर्स्ट साइट, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। बंदे को बंदी से हो गया प्यार। मान लो ये एक और बंदा है, दिस इज बंदा डैश, इस बंदे को इसकी एक और ये दूसरी बंदी से प्यार हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों का लव एट फर्स्ट साइट हुआ है। ये बंदा इस बंदी को, ठीक है, मतलब इसका जो लव एट फर्स्ट साइट है वो हल्का फुल्का है, मतलब ऐसे हल्का फुल्का। बट इस बंदे का लव एट फर्स्ट साइट जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब इतना स्ट्रांग है कि ये बंदा जाके बंदी को बोल ही आता है सीधा कि आई लव यू। बट ये बंदा बस ऐसे इशारों में दे आर लाइक स्माइलिंग ब्लशिंग, यही सब चल रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस बंदे की नेचुरल टेंडेंसी थी ना बंदी को, मतलब बंदी पे इसका क्रश हो गया, इसकी नेचुरल टेंडेंसी थी।
इस बंदे की भी नेचुरल टेंडेंसी थी कि बंदी से प्यार हो गया, है ना, बट उसको एक्सप्रेस करने का दोनों के तरीके अलग अलग थे। ये लाइट लाइट सा था, ये थोड़ा मतलब इंटेंस प्यार हो गया इसको, मान रहे हो ना, सीधा ही जाके आई लव यू बोला है, ये भी नहीं कि आई हैव अ क्रश ऑन यू, सीधा कहता आई लव यू, है ना। मतलब है तो दोनों बंदों की नेचुरल टेंडेंसी, बट जो दोनों की एक्सट्रीमिटीज है, जो दोनों की वैल्यूज हैं, वो टोटली अलग अलग है ना। अब एक बात बताओ, अब मैं इसी को एक तरीके से बताती हूँ। मान लो जिंक है, जिंक को Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, मतलब जिंक हैज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Zn2+। ये कब होगी कहानी, जब जिंक के इलेक्ट्रोड को मैंने ZnSO4 में डिप किया, ठीक है। तो जिंक की कुछ तो टेंडेंसी होगी ना कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जैसे कॉपर है, सपोज कॉपर, मान लो कॉपर 2+ बना रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, इसकी कुछ तो टेंडेंसी होगी ना कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और इसकी टेंडेंसी और इसकी टेंडेंसी दोनों डिफरेंट होंगी, है ना। इसी टेंडेंसी को मेजर करना, इसी टेंडेंसी का मेजर ही कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या ये बात सबको समझ आ गई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? आप थोड़ी अंग्रेजी भाषा में देख लो, ये मैंने कल की क्लास में समझाया था। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स हाफ सेल। याद रखना, ये सारी की सारी कहानी हम हाफ सेल के लिए बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर हाफ सेल में जिंक की टेंडेंसी है कि वो Zn2+ बना ले और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। एक पर्टिकुलर हाफ सेल में कॉपर 2+ की टेंडेंसी थी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बना ले, है ना। उसी को हम कहते हैं कि भाई इट इज द नेचुरल टेंडेंसी फॉर अ सब्सटेंस टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, बट, है ना। और इसी नेचुरल टेंडेंसी को मेजर करने का तरीका, इसी नेचुरल टेंडेंसी का मेजरमेंट इस कहलाता है, इज सिंपली नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब कई मतलब जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कई मेटल्स हैं, उनकी टेंडेंसी है लूज करना, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाना। कईयों की टेंडेंसी है गेन करना, मतलब रिड्यूस होना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ये बात सबको समझ आ गई कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट स्मॉल ई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। और कैपिटल ई क्या बताता है? इट इज सिंपली टेलिंग यू व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन और द टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स हाफ सेल, ठीक है। अगर कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। अगर कोई जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। यहां तक भी समझ आ गया? अब इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मुझे कैसे बताओगे कि मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल? तो पहले कैपिटल ई लिख देना। अब जैसे जिंक है ना, यहाँ पे जिंक, यार मेरा जेड थोड़ा खराब होता है बट ठीक है, जिंक का मैंने ऐसे जेड लिख दिया, ठीक है। अगर जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो क्या हो जाएगी? उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, समझ आया। मान लो अगर लिखा होता E कॉपर 2+ से कॉपर, मतलब अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ रिडक्शन पोटेंशियल। किसके रिडक्शन पोटेंशियल की? कॉपर 2+ के टू फॉर्म कॉपर, समझ आ गया। नेक्स्ट टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार अगर ये पोटेंशियल है तो हम इसको वोल्ट्स में मेजर करेंगे, ठीक है। ये बचपन से फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो, पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, बात खत्म। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वैसे मुझे याद है, जिन बच्चों को मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रखा है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था जब मैंने 45 डेज का क्रैश कोर्स कराया था, वहां पर ये जेई का क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों है इसके बारे में, इसका प्रूफ मैं थोड़े दिन बाद कराऊंगी, एक दो दिन और दे दो, 2 लेक्चर्स के बाद वी विल डू द प्रूफ ऑफ दिस थिंग। बाकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस सेल के मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कोई भी 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तुम जैसे, मतलब मान लो एक सेल रिएक्शन दे रखी है और तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, सो इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, इट इज नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होते हैं ना जो जिनको ऐड करा जा सकता है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो जिनको ऐड नहीं किया जा सकता, विच इज मास इंडिपेंडेंट, ठीक है। विस्तार में चर्चा हम लेटर ऑन करेंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, ठीक है। अभी के लिए इसको भगवान को सौंप देते हैं, चिल मारो तुम। अब ध्यान से देखो, एक हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यार अब हमारी आदत है,
मतलब प्रेशर होता है तो हम कहते हैं नहीं स्टैंडर्ड प्रेशर, टेम्परेचर होता है हम कहते हैं नहीं जी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वॉल्यूम होता है हम कहते हैं नहीं जी वॉल्यूम, स्टैंडर्ड वॉल्यूम। बकवास, मतलब हम हर जगह स्टैंडर्ड घुसाने में लगे रहते हैं। तो अगर मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट किया था, अब मैं अगर चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ, बुक वाला करता है, कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और तुम्हें पता है स्टैंडर्ड के लिए हम नॉट लगा देते हैं, ये छोटा सा गोला आ जाता है और हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है ना। मच्छर काट गया बताओ मुझे यहाँ पे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ई नॉट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब यार कैसी बात है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, उसी को तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे ना। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर उसको मेजर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज से ये बात अच्छे से रट लो, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब थर्मोडायनेमिक्स कराऊंगी ग्रेड 11 वालों को, तो वहां पर स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में दोबारा बताऊंगी, ठीक है, बहुत डिटेल में, तो वहां भी सीख लेना। बट आज के लिए ये बात अच्छे से समझ लो, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की मैं बात करती हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन, अगर पूरे सिस्टम में कॉन्सेंट्रेशन की बात करूंगी, इट हैज टू बी 1 मोलर। जैसे ही मैंने वर्ड बोला ना स्टैंडर्ड, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हैज टू बी 1 मोलर। अगर सॉल्यूशंस नहीं है, गैसेस दे रखी है, तो गैसेस के लिए प्रेशर क्या कंसीडर करते हैं, 1 बार। ये हम पहले भी कर चुके हैं। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर किया था ना, याद है सॉल्यूशंस चैप्टर में हमने किया था कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है तो हम 1 atm कंसीडर करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है तो 1 बार कंसीडर करते हैं ना। और टेम्परेचर कैन बी एनी गिवन टेम्परेचर, मतलब किसी भी गिवन टेम्परेचर पर अगर प्रेशर तुम 1 बार ले रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले रहे हो, तो उस कंडीशन को हम स्टैंडर्ड कंडीशन कह सकते हैं। बट मान लो पेपर में, मान लो क्वेश्चन में कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है, सो यू कैन सिंपली कंसीडर 298 केल्विन एज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मान सकते हो। अदरवाइज जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो इट कैन बी डिफाइंड एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। उसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब टेम्परेचर फिक्स नहीं करना होता, इट कैन बी एनी टेम्परेचर, बट मेक श्योर अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है द टेम्परेचर शैल बी कंसीडर्ड एज 298 केल्विन, ठीक है। वही बात होगी बिल्कुल बच्चों वाली, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखते थे, ई ऑफ Zn से Zn2+, अगर यही स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा, मतलब Zn2+ 1 मोलर सॉल्यूशन में होना चाहिए, तो ई नॉट लगा दो। सिमिलरली ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर, ये भी हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, खाली स्लाइड ले लेते हैं। जैसे तुमने निकाला स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ले लो जिंक का, वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ई नॉट ऑफ Zn टू फॉर्म Zn2+, ये जिंक के ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल है। मतलब जिंक चाहता है कि मेरी ऑक्सीडेशन कर दो, इसका कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, लेटर से मैंने लिख दिया x वोल्ट्स, मतलब जिंक चाहता है कि मैं Zn2+ में कन्वर्ट हो जाऊं, कितने पोटेंशियल से, x वोल्ट से, ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगी ई नॉट Zn2+ टू जिंक, मतलब अब मैं Zn2+ को जिंक में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो जाएगा -x वोल्ट, मतलब दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। सो इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ई नॉट किसी भी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इट विल बी ई नॉट -E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आ गया कि ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, हर पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव ऑफ उसी का रिडक्शन पोटेंशियल। मोर एग्जाम्पल अगर कंसीडर करने हैं, ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर की जो वैल्यू होगी, इट विल बी नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ ई नॉट कॉपर से लेके कॉपर 2+ की वैल्यू। क्या ये बात समझ आ गई? और बताती हूँ नहीं समझ आया, ई नॉट आयन से लेके आयन 2+, मतलब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयन की बात करूंगी, दैट विल बी नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ ई नॉट Fe2+ से Fe। आई होप यहां तक की सारी कहानी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक की सारी कहानी सबको समझ आ गई है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया यहां तक सारी चीजें? ठीक है, एक बार वापस चेक करिए, इफ द सिस्टम इज ऑल ओके तभी हम कंटिन्यू करेंगे। यस, सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल, यहां तक सारी चीजें समझ भी आ गई हैं। पिछली स्लाइड पे एक बार वापस चल लेते हैं। हाँ जी, ये तो हो गया था, यहां पर हमने कंसीडर किया था ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ रिडक्शन। सो ई नॉट Zn2+ से Zn इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट Zn से लेके Zn2+। ये सारी चीजें भी अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब थोड़े से रट्टे मारने वाली बातें। रट्टा मारना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, मैं पहले ही ये चीज बोल देती हूँ। देयर इज नथिंग विच यू हैव टू मग अप। ये सारा का सारा डेटा बुक में गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा,
जेई के पेपर में, नीट के पेपर में, बोर्ड्स के पेपर में, हर जगह डेटा गिवन होगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू मग अप द डेटा, बट मैं तुम्हें समझाने की कोशिश के लिए यहाँ मैंने डेटा लिखा है। बट मैं ये बात भी बोल देती हूँ, ये 3-4 ऐसी वैल्यूज हैं जो मतलब रेपिटेडली जेई में पूछी जाती है। तो अगर ये वैल्यूज तुम्हें बचपन से रटी हुई है तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट होगा कि मैम ये तो हमें आती थी, तो देखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब फटाफट सॉल्व हो गया। जिनको नहीं भी आएंगी वो भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, सो यू डोंट हैव टू मग अप। बाकी पता होंगी तो बधाइयां जी बधाइयां, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। देख लो, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। टेम्परेचर हो कुछ भी सकता है, बट एक फिक्स वैल्यू टेम्परेचर की तुमने ले ली। Each substance has a fixed value of standard reduction or oxidation potential which depends upon temperature. कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी सब्सटेंस का ई नॉट, किसी भी सब्सटेंस का ई नॉट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। The E naught of any particular substance is टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे ई नॉट की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। सो एट डिफरेंट टेम्परेचर्स ई नॉट वैल्यूज विल बी डिफरेंट। बट अगर टेम्परेचर फिक्स कर लिया तो भाई साहब कुछ मर्जी कर लो, ई नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ई नॉट के लिए तुमने कॉन्सेंट्रेशन तो वैसे ही 1 मोलर ले रखी है, प्रेशर 1 बार ले रखा है। सो ई नॉट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर फिक्स है, ई नॉट फिक्स। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ई नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमारी बुक्स में जनरली जो क्वेश्चंस होंगे वो 298 केल्विन पर गिवन होंगे, ठीक है। तो अगर लेट्स से गिवन नहीं भी है तो मैं अज्यूम करूंगी कि टेम्परेचर 298 है। अब 298 केल्विन पर देखो, समझो इन 4 पॉइंट्स को समझो। ई नॉट Zn से लेके Zn2+, मतलब अगर जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है, पता है उसको कितना पोटेंशियल है? 0.76 वोल्ट, मतलब 0.76 वोल्ट टाइम वो चाहता है कि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं। क्या तुम्हें डिस्टर्बेंस सुनाई दे रही है? हमारे बाजू वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो सो सॉरी फॉर द सेम, ठीक है। ई नॉट Fe से Fe2+, मतलब Fe कहता है कि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, तो इसका पोटेंशियल है 0.44 वोल्ट, ठीक है। आगे देखो, ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर, इसका पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। एक चीज समझाती हूँ, ई नॉट कॉपर से कॉपर 2+ इज -0.34 वोल्ट। इस चीज को समझो यार। भैया बंद कर दो, भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं, कच 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 कच। बहुत ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही है? चल जाएगा ना काम? भैया अलग लेवल के हो गए भैया, मतलब पता नहीं क्या करी जा रहे हैं, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। देखो ध्यान से समझना, ये दोनों चीजें आपस में काफी चीजें क्लियर कर देंगी। मैं कहती हूँ कॉपर अगर कॉपर 2+ में कन्वर्ट होता है, मतलब अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन होना चाहती है, हाय हाय, तो नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन की कोई टेंडेंसी नहीं है। रादर अगर कॉपर 2+ रिड्यूस होकर कॉपर बनाएगा तो इसकी बहुत अच्छी टेंडेंसी है। इसका वैल्यू आता है 0.3 वोल्ट। याद आ गया? आगे देखो, ई नॉट Ag+ से Ag में जाने के लिए है 0.8 वोल्ट। तो याद रखना, जिंक और आयन को ऑक्सीडाइज होना अच्छा लगता है, जबकि कॉपर 2+ और Ag+ को रिड्यूस होना पसंद आता है, ठीक है। ये वैल्यूज बहुत कॉमनली यूज होगी, तो ये एक बार दोबारा देख लेना। ई नॉट ऑफ Zn से Zn2+ इज 0.76 वोल्ट, ई नॉट ऑफ Cu2+ से Cu इज 0.34 वोल्ट। यहाँ 76 है, यहाँ 34 है, समझ आ गया। ई नॉट Ag+ से Ag इज 0.8 वोल्ट एंड ई नॉट Fe से Fe2+ इज 0.44 वोल्ट। समझ आ गया यहाँ तक सारी कहानी, ठीक है। ये भैया अलग लेवल का शोर मचा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या मच गया भैया को। चलो भैया खत्म कर दो यार, कड़कड़ कड़कड़। ये वाली स्लाइड भी अच्छे से सबको क्लियर हो गई। अब मैं तुम्हें 2-3 और स्लाइड्स मेरे पास बची हैं, वो समझा देती हूँ। ईएमएफ ऑफ द सेल समझ लेते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ये पढ़ लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब ना एक टेबल है बुक में, तुम एनसीईआरटी उठा के देखो, एक टेबल दे रखी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के कहीं बीच में जाके एक टेबल गिवन है, ठीक है। उस टेबल में हाइड्रोजन को सर्च करना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की टेबल है, हाइड्रोजन को सर्च करना, उसकी वैल्यू 0 दे रखी है। पता है हाइड्रोजन की जो वैल्यू है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, वो 0 होती नहीं है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के नॉमेनक्लेचर कह रही हूँ, आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज एज्यूम टू बी 0। ये हमारी
कहानियों को, क्वेश्चनों को आसान बनाने के लिए किया गया है, ध्यान से देख लो। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर डिटरमिन्ड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। भाई मान लो मैंने ये जितनी भी वैल्यूज लिखी ना कि ई नॉट Zn से लेके Zn2 प्लस इज 0.76 है ना, ई नॉट Cu2 प्लस से कॉपर इज 0.34, ये जितनी भी वैल्यूज लिख रही हूँ ना मैं, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन पता करी है। वी हैव डिटरमिन्ड दीज वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। या तो अगर तुम किसी के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो वैल्यूज को कंसीडर, तो उसकी भी तो एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए ना। और जो हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, which according to IUPAC convention the value of standard electrode potential for hydrogen at every temperature is considered to be 0। कहने का तात्पर्य, ध्यान से देख लो, कहने का तात्पर्य हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की लेट से हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। अगर मैं कहती हूँ E नॉट, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस। गाइज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट E, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट E नॉट। तो अगर मैं हाइड्रोजन से H प्लस की बात कर रही हूँ, मतलब हाइड्रोजन के ऑक्सीडाइज होने के पोटेंशियल, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, इट इज कंसीडर्ड एज 0, ठीक है। और अगर मैं बात करती E नॉट, H प्लस अगर रिड्यूस होके H2 में कन्वर्ट होता है तो भी वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब हाइड्रोजन के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हर टेम्परेचर पे, एट all temperature it is considered to be E naught is considered to be 0। क्या ये बात समझ आ गई? हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। बट अब मान लो मुझे कॉपर का कैलकुलेट करना है, जिंक का कैलकुलेट करना है, आयरन का कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू लेके कैलकुलेट कर लूंगी, बट वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए E नॉट वैल्यू विल बी 0 एट ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है। ये होती नहीं है, E नॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बट ये हम कंसीडर करते हैं। इट इज जस्ट अ कन्वेंशन दैट वी कंसीडर द E नॉट वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एट ऑल टेम्परेचर्स टू बी 0। आई होप ये वाली सारी की सारी कहानी भी सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टूडेज लेसन, टूडेज लेक्चर इज द EMF ऑफ द सेल। टॉपिक को देखोगे लगेगा कि फिजिक्स के बारे में मैम बात कर रही है, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, ऐसा लगेगा क्योंकि फिजिक्स में ही हम EMF की बात करते हैं, है ना। जो तुम बाजार से सेल लेके आते हो, ठीक है, उसमें EMF ऑफ द सेल लिखा होता है, तो वही EMF की मैं बात कर रही हूँ। देखो होता क्या है, मैं फिजिक्स वालों की तरह इतने अच्छे से तो नहीं समझा सकती हूँ, ठीक है, बट मैं केमिस्ट्री की भाषा में समझा सकती हूँ। ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास 2 बॉटल हैं, आज ये दूसरी बॉटल आ गई है मेरे पास, ठीक है। एक एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है, एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन आए, कोई भी डिफरेंट एग्जांपल, मतलब एनोड पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए तभी जा पाएगा ना अगर दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। भाई साहब इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को क्या पड़ी है कि वो एक से दूसरे, दूसरे से पहले पर जाए, नहीं जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन को तुम्हें एनोड से उठा के कैथोड पर लेकर आना है तो कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ना, मतलब कुछ तो गतिविधि करानी पड़ेगी एनोड से इलेक्ट्रॉन को कैथोड पर लेकर आने के लिए। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बोलते हैं EMF ऑफ द सेल। तो यहां पर देख लो, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ गैल्वेनिक सेल टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू द कैथोड। भाई एनोड से एक इलेक्ट्रॉन को उठाओ, एक इलेक्ट्रॉन को चको और उसको कैथोड पे ले जाओ। भाई कोई तो क्षमता होनी चाहिए ना, हिंदी अनुवाद करती हूँ, इट टेक्स क्षमता, क्षमता। किसी भी सेल की कितनी क्षमता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एनोड से लेके कैथोड पर ले जाए, उसी सेल, उसको उस सेल की EMF बोलते हैं। ये तो केमिस्ट्री वालों की सीधी सिंपल भाषा में हो गया। अब मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट आ जाती हूँ, ठीक है। भैया भैया अलग ही गंदे हैं, ये नहीं कि चुप करे तो मैं आगे पढ़ाऊं। 2 मिनट वेट कर लेते, भैया चुप होए तो मैं आगे पढ़ाऊं। अबे भैया अलग ही सही निकले भैया, मतलब बाजू वाले AC फिट कर आ रहे हैं, अब हमारी क्लास खराब हो गई है। हमने रूम में AC फिट कराना है, हम सोच रहे हैं जिस दिन क्लास नहीं होगा ना उस दिन फिट कराएंगे, नहीं तो ग ग गड़गड़ गड़गड़ आती रहती है। चलो थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, फिर वाइंड अप कर देंगे। शुक्र है भैया चुप हो गए, फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो भैया चुप। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द हाफ सेल्स। क्या सिंपल सी चीज है। मैंने अभी क्या कहा,
क्षमता है एक सेल की कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पर दे दे, है ना। भैया इज लाइक आ भी रही है आवाज या तुम्हें मतलब सब सही सुनाई दे रहा है? कहीं मैं ही कड़कड़ कर रही हूँ कि आवाज तो आनी रही, सब सही चल रहा है। देख लो, देखो इस इलेक्ट्रोड का, इस हाफ सेल का कुछ पोटेंशियल है, इस हाफ सेल का कुछ पोटेंशियल है, दोनों के पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है उसी को, बहुत शुक्र है भैया खत्म हो गए। इस हाफ सेल का कुछ पोटेंशियल है, इस हाफ सेल का कुछ पोटेंशियल है, दोनों जो इलेक्ट्रॉड्स है उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ध्यान से देख लो, गैल्वेनिक सेल के लिए बड़े ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ करने का, यहां पर मैंने सब कुछ लिख रखा है, बस ये वाली बात मेरे से अच्छे से समझ लो। जब भी, ये कन्वेंशन है, जब भी हम ईएमएफ निकालेंगे हम हमेशा हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। प्लीज ये बात यहीं पे सुन लो, समझ लो, मान लो। ऑलवेज 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 अगर मुझे बात करनी है तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करना चाहूंगी रादर देन टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगेन ये कन्वेंशन है भाई, तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पसंद है, यू कैन डेफिनेटली टॉक इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट याद रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो तुम्हें जैसा करना पसंद है यू कैन डू लाइक दैट, बट बुक वाले को, आयुपेक वाले को इसी तरीके से पसंद है। तुम्हें हमेशा बात करनी है रिडक्शन पोटेंशियल की। तो मान लो एक हमारा सेल है ना, ये एक सेल है, यहां पर सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, यहाँ वायर लगी हुई है, ये एनोड है, ये कैथोड है। मुझे इस पूरे सेल का ई सेल निकालना है। लेट अस से आई वांट टू कैलकुलेट द ई सेल फॉर द कंप्लीट सेल, है ना। तो हम क्या निकालते हैं, ध्यान से समझना, वी विल कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स। यार हर टीचर का समझाने का तरीका अलग अलग है, मेरे समझाने का तरीका ये है, तुम्हें किसी और टीचर के समझाने का तरीका पसंद आता है, बेशक उनका फॉलो कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है। हमें सबसे पहले निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल, किस इलेक्ट्रोड का, जहां पर रिडक्शन हो रही है, उसमें से माइनस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल तुम माइनस करना वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। कई टीचर्स इस तरीके से सिखा देती है, मतलब मैंने भी इस तरीके से सिखा दिया कि जहां रिडक्शन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लेना, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लेना। जैसे ये जिंक है, ये ZnSO4 है, यहाँ तुम्हें पता है ऑक्सीडेशन हो रही है। ये कॉपर है, ये कॉपर सल्फेट है, यहाँ तुम्हें पता है रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका लो जहां रिडक्शन हो रही है, लेना रिडक्शन पोटेंशियल है तो क्या लिखूंगी, E0, कॉपर 2+ से आया कॉपर, माइनस कर देंगे रिडक्शन पोटेंशियल उसका लो जहां ऑक्सीडेशन हो रही है। यहां ऑक्सीडेशन हो रही है मगर मुझे लिखना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस ऑफ E0, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है Zn2+ से Zn। सो इस पूरे को कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। या कई टीचर्स ऐसे भी सिखा सकते हैं, तुम्हें जैसे पसंद है, रिडक्शन पोटेंशियल ले लो कैथोड का, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ले लो एनोड का। भाई इतना लंबा लंबा नहीं याद रखना, तो सिंपल याद रख लो कैथोड में से एनोड को माइनस करना है, बट याद रखना हमेशा 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 किसके बारे में बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। वापस मैं बोल रही हूँ, हो सकता है तुम्हारे स्कूल टीचर किसी और तरीके से सिखाए, तुम्हारे ट्यूशन के टीचर्स किसी और तरीके से सिखाए, अनअकैडमी पे भी अलग अलग टीचर्स किसी और तरीके से सिखाएं। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि एक चीज को सिखाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। सो जो बच्चे मेरे तरीके को फॉलो कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू इमेजिन, जस्ट हैव टू रिमेंबर, कैथोड में से एनोड को हटा दो, कैथोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल। आज के बाद जब भी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम लूंगी, इट ऑलवेज हैज टू बी रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं कुछ नहीं कह रही, एज्यूम कर लेना आई एम टॉकिंग अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आ गया? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एक बार और लास्ट में देख लेते हैं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो नॉट नहीं लगाएंगे, ई सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इतना बड़ा नहीं याद रखना, तो ये लिख लो
ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, बट दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी तो मैं कह दूंगी ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो मतलब ये याद रख लेना, सी माइनस ए, सी ए नहीं करते कई बच्चे, तुम तो नहीं कर सक रहे हो क्योंकि तुमने साइंस ले रखी है, अदरवाइज कई बच्चे सीए करते हैं। तो बस ये याद रख लेना, कैथोड में से एनोड गया का सीए, समझ आ गया। दोनों जगह क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करना चाहूंगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, ये AIEEE 2004 का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है, बट आई फाउंड इट रियली गुड, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो मैं कल की क्लास में सिखा दूंगी, ठीक है। सो आज हमने सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन निकालनी सीखी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात किया, स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात किया, दैट्स इट। इससे ज्यादा विस्तार में हम चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं कहानी, ठीक है। आई होप जितना मैंने समझाया वॉज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो इन केस यू लाइक्ड टुडेज वीडियो, मेक श्योर यार मेरे सारे SV एटम्स तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे ना तो टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, ना बहुत सारे बच्चों को समझ आता है। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इन केस यू कैन शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन विद योर फ्रेंड्स, please do consider sharing the session. It really means a lot to me and it will be very very helpful for other students also, ठीक है। चलो, so कहानी यहीं खत्म करते हैं। yes, once again जो बच्चे इस बारे में जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं पता इसके बारे में, लेट मी टेल यू, मेरी प्लस पर रेगुलरली क्लासेस होती है, ठीक है। सो दो स्टूडेंट, नॉट ओनली मेरी, बहुत सारे टीचर्स की होती है प्लस पर क्लासेस। सो जो बच्चे प्लस की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, जितना बेनिफिट तुम्हें यूट्यूब की क्लासेस से हो रहा है ना, उससे 2x बेनिफिट डेफिनेटली तुम्हें प्लस की क्लासेस से होगा, बिकॉज वहां पर ना एक प्रॉपर सीक्वेंस है, मतलब टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट एनालिसिस होगी, टीचर से तुम कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट कर सकते हो, 2-वे कम्युनिकेशन है, सो दे आर एक्सट्रीमली गुड। सो जो बच्चे प्लस के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि लंबे ड्यूरेशन का ले लो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, दीज आर द बेस्ट पॉसिबल सब्सक्रिप्शन। हाँ, जो अर्ली स्टार्टर्स हैं, दे कैन ऑल्सो गो फॉर 3 years सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, ठीक है। लाइक अगर 1 साल का लेते हो, सो यू जस्ट हैव टू पे 2,888 पर मंथ, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अगर कोई बच्चा लेट्स से 1.5 साल का लेता है तो प्राइस रिड्यूस हो गया, 2363 प्राइस हो गया, और तुम लेट्स से 2 साल का लेते हो तो 2100 प्राइस है पर मंथ, विच इज नथिंग कंपेयर टू जितनी नॉलेज तुम्हें दी जा रही है, जितने टीचर से तुम पढ़ोगे, एंड दैट टू घर बैठे बैठे। पहले के जमाने में मतलब कोटा वोटा जाना पड़ता था, मैं खुद ही नहीं कभी कोटा गई, बिकॉज ना तो मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे, नीदर इट वाज सेफ फॉर मी टू गो देयर, है ना। अभी भी पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि इट इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स अलोन, फॉर बॉयज अलोन टू गो देयर, टू कोटा, टू दिल्ली, है ना। तो मुझे खुद ही पसंद नहीं है ऐसे ऐसे मैं तुम्हें भी कहूँ कि जाओ वहां जाके रहो, पढ़ो, हॉस्टल की लाइफ जियो। भाई साहब, जब IIT जाओगे हॉस्टल की लाइफ जी लेना, मजे हैं, बट नॉट फन नाउ, ठीक है। सो घर बैठे बैठे अगर पढ़ाई करनी है, थिंक ऑफ गोइंग फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको मेंटरशिप की जरूरत है, यू वांट कि टीचर तुम्हें गाइड करे, चूज फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चाहे तुम प्लस ले लो या आइकॉनिक ले लो, ये कोड यूज कर लेना, साक्षी लाइव। माई SV एटम्स हैव टू यूज दिस कोड साक्षी लाइव टू गेट अ 10% डिस्काउंट, ठीक है, तुम्हारे ही भले के लिए। इफ यू यूज द कोड यू विल बी गेटिंग अ 10% डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। सो बस यहीं पर आज की कहानी समाप्त करते हैं। पूरे सेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट था तो आस्क अ डाउट फीचर है अनअकैडमी की, वहां पर यू कैन सिंपली आस्क योर डाउट, फोटो अपलोड कर देना, यू जस्ट हैव टू अपलोड द फोटो एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी थ्रू आउट द सेशन। आई विल बी मीटिंग यू वंस अगैन टुमारो विद लेक्चर नंबर 3, जहां पर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी के बारे में बात करेंगे। अब तुम सोचो शी कौन होता है, तो शी कौन है ना, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच। यस, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यार तुम मेरे SV एटम्स हो, हर रोज क्लास देखोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर SV एटम कैसे बने, है ना। सो दोज हु आर SV एटम्स हैव टू बी देयर विद द चैनल, बिकॉज ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल तुम लोगों का है, तुम्हारी डिमांड पे ये चैनल शुरू हुआ, तो मेक श्योर मेरे SV एटम्स बढ़ते रहने चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, विल बी मीटिंग यू टुमारो, बाय बाय।